नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के लिए रिवीजन के रूप में एक अति महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, इसका चैप्टर नंबर 12 आज हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों संगम काल। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप अपने YouTube की सेटिंग में जाके प्ले बैक स्पीड बटन को दोस्तों 1.5x से 2.0x के बीच में कर लें। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पे मिल सके। और दोस्तों, शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 संगम काल। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से विख्यात है। तमिल भाषा का जो प्राचीनतम साहित्य है संगम साहित्य के नाम से विख्यात है। संगम का अर्थ संघ या परिषद होता है। संगम साहित्य में दक्षिण भारत के जनजीवन की झांकी मिलती है। संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नयनार अप्पार ने किया था। नयनार अपार ने किया था संगम शब्द का सबसे पहले प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कात्यायन की वार्तिक में चोल एवं पांड्य राज्यों का उल्लेख है। संगम संस्कृति की महापाषाणीय संस्कृति से साम्यता HD सांकलिया ने बताई है। आगे दोस्तों, कोडुमनल से 150 से अधिक महापाषाणीय समाधान प्राप्त हुए हैं एवं मणिमेखले महाकाव्य में अंत्येष्टि संस्कार तथा महापाषाणीय समाधान पद्धतियों का उल्लेख है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चोल, चेर व पांड्य का उल्लेख मिलता है। इनमें चेर का सबसे अधिक उल्लेख है। यह सबसे प्राचीन वंश था। आगे, पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए, जिनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा दी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रथम संगम मदुरा में, द्वितीय संगम कपाटपुरम में तथा तृतीय संगम उत्तरी मदुरा में आयोजित किया गया। तीनों संगमों की कुल अवधि 9,950 वर्ष मानी जाती है। वह 197 पांड्य राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान किया है। आगे, प्रथम संगम का कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है। प्रथम संगम का जो कोई भी ग्रंथ है इस समय उपलब्ध हमें नहीं है। तृतीय संगम के भी अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, लेकिन अवशिष्ट तमिल साहित्य तीसरे संगम से ही संबंधित है। आगे, तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है। इसके रचनाकार तोल्काप्पियर थे, जो अगस्त ऋषि के 12वें शिष्यों में से एक थे। 12 शिष्यों में से एक थे। यह सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो सूत्र शैली में रचित है। तोल्काप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। आगे दोस्तों, तिरुक्कामपुलियर चेर, चोल व पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थल था। ये जो स्थल था ना दोस्तों, तिरुक्कापुलियर चेर, ये चेर, चोल और पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थल था। ठीक है, आगे, तीनों संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अपगपोरुल 8वीं सदी के भाष्य की भूमिका में मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया था। संगम साहित्य का काल राम शरण शर्मा के अनुसार 300 से 600 ईस्वी के बीच था, जबकि नीलकंठ शास्त्री ने पुस्तक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में 100 ईस्वी से 250 ईस्वी माना है। आगे दोस्तों, श्रीनिवास अयंगर ने संगम काल की तिथि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी मानी है। RS शर्मा ने संगम साहित्य मोटे रूप से 2 भागों में बांटा है, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। ठीक है, ये 2 भाग हैं। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलक नक्कू अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं। उपदेशात्मक ग्रंथ किल्क नक्कू अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। तो जो मेलक नक्कू जो था दोस्तों, वो इनका जो है 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते थे, और जो इनका जो उपदेशात्मक ग्रंथ में जो किल्क नक्कू जो था वह 18 लघु ग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उपलब्ध संगम साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पतुपातु जो कि 10 गीतों का संग्रह है। दूसरा दोस्तों इथु थोके या एतु तोके जो है 8 गीतों का संग्रह है। ठीक है, आगे, एतु तोके में 8 गीत हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला है नत्री नई। ठीक है, आगे दूसरा नंबर कुरुन थोके। तीसरा है दोस्तों अनकुरु नूर जो है वो तीसरा है। चौथा दोस्तों पदी रूप तू, ये चौथा है। पांचवा दोस्तों परिपादल, छठवा दोस्तों कली थोके, ये जो है छठवा है। सातवां दोस्तों हमारा है, देख लेते हैं सातवां
अहिनानूर, अहिनानूर जो है वो 7वां है। 8वां पुरुनानूर, पुरुनानूर ये जो है 8वां है। ठीक है, आगे पदिरुप्तु, पदिरुप्तु में 10 कविताएं हैं। इसमें चेर राज्य में प्रचलित कलश समाधानों का उल्लेख है या समाधियों का उल्लेख है। संगम साहित्य की 2 मुख्य विषय वस्तु हैं। आइए देखते हैं क्या है संगम साहित्य की 2 मुख्य विषय वस्तु। पहला है अहूम, इसका संबंध जो है दोस्तों प्रेम से है। दूसरा पूरम, ये युद्ध के बारे में है, शासकों की उपलब्धियां हैं पूरम। आगे नोट में है दोस्तों, संगम साहित्य धार्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं है संगम साहित्य। 10 कविताओं का संग्रह पतुप्तु तीसरे संगम के दौरान लिखा गया है। 10 गीतों के संग्रह में नक्कीरर द्वारा लिखी गई नेडून अलवदय में पांड्य राजा नेडून जेलियन व उसकी रानी का वर्णन है। आगे रुद्रन कन्नार द्वारा लिखित पतिन पलय भी पतुप्तु की एक कविता है। यह पुहार यानी कावेरी पट्टनम पर लिखी गई है। संगम साहित्य में 8 गीतों के एक संग्रह को एतु तौके कहा जाता है। इसमें 8वां गीत पुरनानूर सबसे प्रसिद्ध है। इसमें कपिलार, अवय तथा कोवूर किलार सहित 150 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इन कविताओं में तमिल सामाजिक इतिहास की झलक मिलती है। अगनानूर में 400 प्रणय गीत है। आगे एतु तौके के चौथे संग्रह पदिरुप्तु में 10 कविताएं हैं। इनमें 8 चेर शासकों की प्रशस्ति मिलती है। 18 लघु गीतों का एक संग्रह पडिनैकिल कनकू है। इनमें तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया तिरुकुरल या कुरल तमिल दर्शन ग्रंथ है तथा दूसरा प्राचीन तमिल ग्रंथ भी है। ठीक है दोस्तों, वीडियोस में जो भी थोड़ी वगैरह त्रुटि वगैरह हो रहा है, कृपया आप वीडियो को देखिए और उसे अपने से भी पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि जानते हैं पढ़ते समय दोस्तों थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं और ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग पे तो और ही ज़्यादा गलती होती हैं। कोशिश करते हैं कि गलतियाँ कम हो और उसका आगे प्रयास भी जारी है और ईश्वर करे तो हमेशा गलतियाँ ना भी हो तो अच्छा ही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा लाइन है तिरुकुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, तमिल साहित्य का जो आधार ग्रंथ है कौन दोस्तों? तिरुकुरल, याद रखिएगा। इसकी गणना जो है साहित्यिक त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, की जाती है। आगे इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका के शासक इल्ल एवं उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए की गई थी। इसे लघु वेद, पंचम वेद व तमिल बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार इस लाइन को ध्यान से देखते हैं, क्या है तमिल बाइबल, तो याद है तिरुकुरल जो है दोस्तों वो तमिल बाइबल है, याद रखिएगा। आगे इसमें 133 खंड हैं, प्रत्येक में 10 कविताएं हैं, अतः कुल 1330 कविताएं हैं। कुरल 3 पुस्तकों में है दोस्तों। पहला अरम जो कि द बुक ऑफ वर्च्यूज है, जो कि धर्म है। ठीक है, धर्म जिसका खंड दोस्तों 1 से लेकर 38 तक है। दूसरा पोरुल जिसे हम बुक ऑफ पॉलिटी कहते हैं, अर्थ भी बोल सकते हैं, जिसका खंड दोस्तों 39 से लेकर 108 तक है। तीसरा दोस्तों इनबम है, जिसको हम बुक ऑफ लव यानी काम भी कहते हैं, जिसका खंड दोस्तों 109 से लेकर 133 है। तो याद रखिएगा जो अर्थ वाला पोरुल है ये इसका सबसे ज़्यादा खंड है, 39 से 108। ठीक है, आगे अगस्त ऋषि में अगतियम नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो अप्राप्त है। शिल्पदिक्कारम तथा मणि मेखलय संगमकालीन महाकाव्य है। शिल्पदिक्कारम का लेखक जैन है, जो चेर सेनगुट वन का भाई था तथा इस महाकाव्य की नायिका कणगी है। इसमें कुल 30 सर्ग एवं 3 खंड हैं। यह प्रेम का कथा है। इसे तमिल साहित्य का रत्न एवं प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कणगी पूजा का उल्लेख है, कणगी पूजा का उल्लेख है। आगे इस ग्रंथ में मगध, वत्स एवं अवंती का उल्लेख है एवं 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है। ठीक है, आगे 32 प्रकार की सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। शिल्पदिक्कारम का नायक कोवलन एक व्यापारी था, जो माधवी नामक गणिका पर अपना सारा धन गंवाकर अपनी पत्नी कणगी के पास आता है। कोवलन एवं कणगी काबुंडी नामक जैन भिक्षुणी के साथ मदुरा के लिए रवाना होते हैं। मदुरा में कोवलन पर रानी की एक पायल जो कि नुपुर था, ठीक है, नुपुर चुराने का झूठा आरोप लगता है। वह राजा कोवलन को जल्दबाजी में मृत्युदंड दे देता है। कणगी अपने पति को निर्दोष साबित करती है। निर्दोष कोवलन को मृत्युदंड देने की ग्लानि में राजा की मृत्यु हो जाती है तथा कणगी के श्राप से मदुरा जलकर राख हो जाता है। ठीक है, आगे
आगे क्या था, मणिमेखले। ठीक है, यह महाकाव्य वणिक कथा से संबंधित है। इसमें 30 सर्ग हैं। न्यायिका मणिमेखले हैं। इस ग्रंथ में महायान बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र की भ्रांतियों की लंबी सूची, कांची में पड़े अकाल संगमकालीन चित्रकला की जानकारी मिलती है। मणिमेखले में कोवलन व माधवी की बेटी मणिमेखले कनगी से प्रेरणा लेकर अंत में बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं। मणिमेखले का लेखक मदुरै का बौद्ध अन्न व्यापारी शीतलय सतनार था। इसकी कथा दार्शनिक व शास्त्रार्थ बातों के ताने बाने में बुनी गई है। प्रोफेसर मेहंडाले ने शिल्पदिकारम को तमिल काव्य का इलियड और मणिमेखले को तमिल काव्य का ओडेसी कहा है। आगे, उवैयार तथा नचेलियर संगम काल की दो प्रसिद्ध कवित्रियाँ या विदुषी स्त्रियाँ थीं। पतु कोवरीपत्तनम पर रचित एक लंबी कविता है। पट्टिनपालय भी कोवरीपत्तनम पर लिखी एक लंबी कविता है। इसकी रचना रुद्रन कन्नार ने की है। ठीक है, आगे, परिपादल 70 गीतों की एक संगमकालीन चैनिका संग्रह है जिसमें मयूर नृत्य का वर्णन है। परिपाडल संगम दर्शन ग्रंथ है। 5 प्रमुख महाकाव्य जो है शिल्पदिकारम, दूसरा मणिमेखले, तीसरा जीवक चिंतामणि, चौथा वलयपति, पांचवा कुंडलकेशी। ये 5 जो है वे प्रमुख महाकाव्य हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख संगम साहित्य देखते हैं। एक तरफ है संगम साहित्य, दूसरा तरफ है रचनाकार। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला है तोलकाप्पियम, जो कि तोलकाप्पियर का है। ठीक है, इसके रचनाकार हैं तोलकाप्पियर। दूसरा है दोस्तों शिल्पदिकारम, जो कि नुपुर की कहानी है उसमें शिल्पदिकारम में, जो कि इलंगो आदिगल। ठीक है, क्षमा करिएगा दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई। इलंगो आदिकल, ये है शिल्पदिकारम, जो कि नुपुर की कहानी है उसका है। ठीक है, तीसरा है मणिमेखले, जिसके रचनाकार हैं शीतलय सतनार। चौथा है जीवक चिंतामणि, जो कि जैन है, जीवक चिंतामणि साहित्य जैन, जो कि रचनाकार है तिरुंतक देवर। पांचवा दोस्तों है कूरल जो है दोस्तों उसके रचनाकार है तिरुवल्लुवर। यह है 5वां नंबर। 6वां नंबर दोस्तों अहनानूर के जो रचनाकार हैं वो रुद्रसर मन, जिसे हम मालूल नार भी कहते हैं। ठीक है, 7वां देखते हैं मरुगर रूपादय। ठीक है, इसके रचनाकार दोस्तों हैं नक्कीरर। ठीक है, आगे देखते हैं। संगम कवि कपिलर को पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण प्रदान किया। कपिलर ने परनार, ठीक है, परनार भी बोल सकते हैं, कलिथोके और कुरिंज पातु नामक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, कपिलर ने परनार, कलिथोके और कुरिंज पातु नामक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, आगे मामूल नार नामक तमिल कवि ने नंदो व मौर्यों का उल्लेख किया है तथा नंदो ने कोश गंगा में छिपाया गया था। ठीक है, जो उनका जो खजाना वगैरह था वो लोग एक गंगा के अंदर जो थे ना घरानंद, उन्होंने गंगा के अंदर छुपाया था। ठीक है, एक गुप्त जगह बनाया था। होता है ना, पहले के राजा महाराजा लोग थे, अपना जो कोष वगैरह होते थे, धन वगैरह जो है, कुछ धन जो होते थे वो अलग अलग जगह पे छुपा के रखते थे। तो वही है, उन्होंने अपना जो धन है नंद शासक जो थे घनानंद, उन्होंने छुपाया था। ठीक है, आगे छिपाया था का भी उल्लेख किया है। जीवक चिंतामणि को विवाह की किताब भी कहा जाता है। आगे नचीर विकनियर ने संगम कृतियों पर टीका लिखी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों चेर राज्य दक्षिणी पश्चिम। ठीक है, चेर राज दक्षिणी पश्चिम। संगम साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर वंश है तथा इसका ही सबसे अधिक उल्लेख है। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष तथा राजधानी वांजी, जिसे हम करुवूर भी कहते थे, एवं दूसरी राजधानी जो इसकी थी तोंडी थी। चेर राज्य मालाबार केरल क्षेत्र में था। ठीक है, आगे तीसरे संगम के समय एतु टोगे, जिसे हम अष्टपदावली भी है एतु टोगे का चौथा संग्रह पदिट्रप्टु, ठीक है, जिसे हम पदिरूपतु भी कहते हैं। ठीक है, आगे पदिट्रप्टु में 10 कविताओं का संग्रह है। इसमें 8 चेर शासकों की शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है। डॉक्टर MS अयंगर ने पदिट्रप्टु को तमिल व्याकरण तथा रीति रिवाजों का कोश कहा है। ठीक है, आगे चेर राज्य का प्रथम शासक उदयन जेरल था। उसने महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। उसने एक बड़ी पाकशाला भी बनवाई थी। इसे वन वाराम वन
वन, वाराम्बन एवं पेरुन जोरम उदयन भी कहा जाता है। ठीक है, दो नाम से उसे जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेदून जेरल आदन, इसके बारे में देखते हैं। इसने 7 राजाओं को पराजित कर अधिराज की उपाधि धारण की तथा समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर हिमालय तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया तथा हिमालय पर चेर राज्य का चिन्ह धनुष अंकित कर इमयवरम्बन, ठीक है, इमयवरम्बन एवं अधिराज की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है हिमालय तक सीमा वाला। आगे नेदून जेरल ने मरंदय को अपनी राजधानी बनाया व यवन व्यापारियों को भी कैद किया। आगे नेदून जेरल के पुत्र पेरुन जेरल इरनपोरई, जिसका समय था 190 ईस्वी के आसपास, ने सामेल जिले में तगडूर धर्मपुत्र जिसे बोलते थे तगडूर को के शासक को परास्त किया था। कुट्टवन को हाथियों का स्वामी कहा जाता है। यह सेनगुट्टुवन से पहले शासक बना था। सेनगुट्टुवन के बारे में देखते हैं। इसे लाल चेर तथा भला चेर भी कहा जाता है। यह चेर वंश का सबसे महानतम शासक था। यह इमयवरम्बन का पुत्र था। यह 190 ईस्वी के आसपास शासक बना था। संगमकालीन कवि परण ने सेनगुट्टवन का यशोगान किया है। उसके पास जहाजी बेड़ा भी था। सेनगुट्टवन ने उत्तर में चढ़ाई कर गंगा नदी को पार किया। आगे शिल्पाधिकारम के अनुसार सेनगुट्टवन ने कौमार्य यानी सतीत्व की देवी की पूजा, पत्नी पूजा, कंगी पूजा भी कहते हैं उसे, पत्नी पूजा को, के रूप में प्रारंभ करवाई। इसमें उसे श्रीलंका के शासक गजबाहु प्रथम का सहयोग भी मिला। आगे देखते हैं। गजबाहु एक तमिल कवि इलम्बोधियार के साथ सेनगुट्टवन के दरबार में आया। आगे अंतिम चेर शासक सेये था, जिसे पांड्य नेदून जेलियन ने परास्त किया था। आदिग इमान नामक चेर शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती आरंभ की थी। इसकी गन्ने की खेती। आगे दोस्तों देखते हैं चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। सभी पश्चिम में ही थे। चेर राज्य के जितने भी प्रमुख बंदरगाह थे सभी पश्चिम में थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहला था इसमें तोंडी, दूसरा मुसीरी जिसे हम मुजरिस भी कहते थे, तीसरा बंदर, चौथा नौरा जिसे कैननौर भी कहा जाता था नौरा को, पांचवा कुरूर जिसे वाजी कहते थे, छठवां करोरा। ठीक है, बंदर चेर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो ये जो 6 बंदरगाह थे चेर राज्य में, उसका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह दोस्तों बंदर था। ठीक है, आगे देखते हैं वटेल्लुतु चेरों की एक लिपि थी। आगे हम लोग देखेंगे चेर का समाप्त हुआ। चोल राज्य देखते हैं। चोल राज्य उत्तर पूर्व। ठीक है, आइए। चोल राज्य तमिलनाडु में पेनार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित है। इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो बाघ था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। बाद में उरैयूर तथा तंजौर जिसे हम तंजावुर कहते थे चोलों की राजधानी बनी। उरैयूर कपास यानी सूती वस्त्र व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। लारा नामक चोल राजा ने ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर वहाँ 50 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, श्रीलंका में विजय प्राप्त करके 50 वर्षों तक शासन किया था। आगे करिकाल देखते हैं। करिकाल का शाब्दिक अर्थ दोस्तों झुलसे पैरों वाला व शत्रु दल के हाथियों का विनाश करने वाला है। करिकाल इस काल में सबसे महत्वपूर्ण चोल शासक था। उसने 190 ईस्वी के आसपास शासन किया था। चेरों ने 150 ईस्वी के आसपास चोल राजा करिकाल के पिता इलनजेत चेनी को मार डाला। इलनजेत चेनी चोल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था जिसने उरैयूर को राजधानी बनाया। करिकाल को उसके शासन के प्रारंभिक काल में परिचित कर दिया गया था। पटिनपाले में करिकाल की सफलताओं का वर्णन है। पातू नामक कविता जो कावेरी पत्तनम पर लिखी है में करिकाल द्वारा कैद से भागने एवं बलपूर्वक राज सिंहासन व कावेरी पत्तनम पर अधिकार का वर्णन है। करिकाल ने पुहार यानी आधुनिक कावेरी पत्तनम की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। पुहार कावेरी की सहायक नदी वैगई पर स्थित है। तंजौर के निकट बेंडी के युद्ध में उसने चेर तथा पांड्य राज्यों के 11 राजाओं के समूह को पराजित किया। इसमें प्रमुख बेलीर नामक राजा था। ठीक है, आगे वाहेपरन दलई के युद्ध में करिकाल ने 9 राजाओं को पराजित किया।
करिकाल ने चेर शासक पेरून जेरल को पराजित किया। करिकाल ने उद्योग धंधों तथा कृषि को प्रोत्साहन दिया तथा सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए। करिकाल की संगीत में रुचि थी। वह सातों स्वरों का ज्ञाता, जिसे हम भागी राग विशेषज्ञ कहते हैं, था। आगे, करिकाल वैदिक धर्म का अनुयायी था। करिकाल ने एक कवि पट्टिन पलय का रचयिता को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। करिकाल के बाद शासक बने तोंडईमान इलन दियान ने कांची से शासन किया एवं इसके 4 गीत संगम साहित्य में हैं। पेरूनर किल्ली नामक एक चोल राजा ने राजसूय यज्ञ किया था। चोलों का सर्वप्रथम उल्लेख कात्यायन ने किया है। संगम काल में चोल शासकों ने कुंभकोणन में विशाल कोषागार की व्यवस्था की है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे पांड्य राज सुदूर दक्षिण में था। पांड्य राज, चलिए आइए देखते हैं। पांड्य राज सुदूर दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित था। इनकी राजधानी जो थी वह मदुरै थी। पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली, जिसे हम कार्प भी कहते हैं, था। इनकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई यानी कौलची थी। बाद में मदुरै यानी मदुरा राजधानी बनी। ठीक है, पांड्य की। आगे देखते हैं। कोरकई ताम्रपर्णी नदी एवं मदुरै वैगई नदी तट पर स्थित है। वैगई या वैगी नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी। पांड्यों का उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है। मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज मात्र सत्तात्मक था। वहाँ पर एक स्त्री का शासन था। पांड्य राज मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। नेडियोन ने समुद्र पूजा प्रारंभ कराई व पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया। आगे, पलसालाई मुदुकुमी इसको हम पढ़ेंगे। वेलवी कूणी दान पात्र के अनुसार यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। ठीक है, उसने अनेक वैदिक यज्ञ करवाए। उसने पलसाले यानी अनेक यज्ञशालाएं बनाए थे। ठीक है, तथा महेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेंडुजेलियन यह सबसे विख्यात पांड्य शासक था। नेंडुजेलियन ने तलैयालंगानम के युद्ध में विजय प्राप्त की। नेंडुजेलियन स्वयं कवि था। वह कवियों का संरक्षक भी था। आगे, नेंडुजेलियन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन को नेंडुजेलियन ने ही मृत्युदंड दिया था। मदुरै कांची नामक कविता में नेंडुजेलियन के शासन का विवरण मिलता है। इसकी रचना भागुदी मरुदनार ने की थी। नलिवकोडन अंतिम पांड्य शासक था। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरकाई, जो कि हम मोतियों के लिए विख्यात थी। ठीक है, कोरकाई जो थी वो मोतियों के लिए विख्यात थी। आगे देखते हैं हम कलाभ्रों का विद्रोह। चलिए आइए देखते हैं कलाभ्रों का विद्रोह। 6ठी सदी में दक्षिण भारत में कलाभ्रों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कलाभ्रों ने चेर, चोल एवं पांड्यों को बंदी बना लिया। कलाभ्रों को दुष्ट शासक कहा जाता है। कलाभ्रों ने ब्राह्मणों को मिले ब्रह्मादेय अधिकार समाप्त कर दिए। संभवतः कलाभ्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। आगे, कलाभ्र विद्रोह को पांड्यों, पल्लवों व वातापी के चालुक्यों के सम्मिलित प्रयास से ही दबाया जा सका। यह कलाभ्र विद्रोह दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। कलाभ्र विद्रोह जनजातीय स्वरूप का था। राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक था। राजपद वंशानुगत था। राज्य को मंडल कहा जाता था। समस्त अधिकार राजा में निहित थे। राजा को कौन को मन्नम, वेदन, कार्यवन, इरैवन इत्यादि उपाधियां दी गई थीं। ये उपाधियां राजा एवं देवता दोनों के लिए होती थी। राजा के सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा को मनरम कहते थे तथा राजा का जन्मदिन पेरू नल कहलाता था। राजा के दरबार को नलबय भी कहा जाता था। राजा के पुत्रों को इलैगो एवं युवराज को कोमहन कहा जाता था। कवियों द्वारा शाही ढोल मुरचू को बजाकर सुबह राजा को नींद से जगाया जाता था। राजा की सुरक्षा हेतु सशस्त्र महिलाएं नियुक्त होती थीं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों संगमकालीन प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है, एक तरफ है दोस्तों नाडू, दूसरी तरफ है प्रांत। पेरूर बड़े गांव, सिरैयूर जिसे छोटा गांव, ऊर नगर, मुडूर जो था वो पुराना ग्राम, पट्टिनम जो था वो तटीय शहर था। ठीक है, आगे
पेडियल सार्वजनिक स्थल था। अवैध था जो छोटे गांवों की सभा थी। अमीय चार था मंत्री। और उर्रार जो था वो गुप्तचर। दुतार जो था वो राजदूत। सालय जो था वो प्रमुख सड़क था। तैरू जो था वो प्रमुख गली थी। आगे देखते हैं। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने संगम काल में दो प्रशासनिक संस्थाएं बताई हैं। पहला एन पेरुमकुलु। एन पेरुमकुलु इसमें मंत्री, अमीय चार, पुरोहित, सेनानायक, दूत व गुप्तचर और रार या वै नामक 5 अधिकारी होते थे जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखते थे। दूसरा है हमारा एन पेरायम। इसमें नौकरशाह, प्रबुद्ध नागरिक व सेना के 3 अंग होते थे। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना की अग्र टुकड़ी को तूसी तथा पिछली टुकड़ी को कुलय कहा जाता था। सेना में वे लाल यानी धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। युद्ध में मरे सैनिकों की स्मृति में पाषाण मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। इस प्रकार के हीरो स्टोन को नडुकल या वीर काल कहते थे। कल्ली बेली संगम साहित्य में युद्ध पद्धति की जानकारी है। सेना चतुरंगिनी थी। पैदल, हाथी, अश्व तथा रथ थे। सेना को पदे कहा जाता था। सेना को क्या कहा जाता था? पदे। आगे युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले वीरों को मार्या की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, आगे है हमारा युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों के दीपक, क्षमा करिएगा दोस्तों, मंदिरों, अंक की मात्रा थोड़ा मिस्टेक हुआ, क्षमा करिएगा। मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। पुरनारूर में राजाओं की प्रशंसा में 400 पद हैं तथा एक कविता में चक्रवर्ती राजा की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। सामाजिक स्थिति देख लेते हैं संगम काल की। संगम काल में उत्तरी भारत की आर्य संस्कृति के तत्वों का दक्षिण में प्रसार हुआ। संगम काल के 4 वर्ग क्या क्या थे, आइए देखते हैं। पहला है अरसर, जिसे शासक कहते थे। अंडगार जो था वो ब्राह्मण था। वेनीगर जो था वो वणिक था। और बिलालर जो था वो दोस्तों किसान था, बिलालर। आगे देखते हैं। संगमकालीन समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ग भेद पर आधारित था, लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था नहीं थी और दास प्रथा भी नहीं था। ब्राह्मणों को सर्वोच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त था। संगम काल में भी जाति प्रथा का आधार व्यवसाय ही थे। व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी। समाज का विभाजन क्षितिजीय यानी हॉरिजेंटल आधार पर था, ना कि आर्य वर्ण व्यवस्था की भांति ऊर्ध्वाकार वर्टिकल। ठीक है, आगे दोस्तों। तमिल क्षेत्र में ब्राह्मणों का आगमन सर्वप्रथम संगम काल में ही होता है। क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग तथा किसान वर्ग मिलकर गैर ब्राह्मण वर्ग बनाते थे। अतः समाज मोटे रूप से ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण 2 भागों में ही बटा था। भूमि अधिकतर वेल्लाल यानी वेलालर जाति के हाथों में थी। ये धनी कृषक वर्ग था। शासक वर्ग भी वेल्लाल जाति से ही निकलता था। वेल्लाल के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहते थे। क्या कहते थे? कडेसियर कहते थे, जो निर्धन वर्ग में आते थे। वेल्लाल 2 वर्गों में विभाजित थे। पहला दोस्तों धनी कृषक वर्ग, दूसरा भूमिहीन निर्धन वर्ग। ठीक है, आगे चोल राज्य में धनी कृषकों को वेल व आरसू की उपाधि दी जाती थी व पांड्य राज्य में इन्हें कविदी की उपाधि दी जाती थी। परियार जो था वह पशु की खाल या चमड़े का काम करने वाला था और एनियर जो था वो शिकारी था। पुलैयन जो था वो रस्सी की चारपाई बनाने वाला या रस्सी का कार्य करने वाला था। और मलवर या कलवर जो था वह उत्तरी सीमा पर रहने वाले लोग जो डाका डालते थे वो था। आगे है मारवा नामक जनजाति में वेतची, जिसे हम गोहरण भी कहते थे, प्रथा प्रचलित थी। वेतची प्रथा में पशुओं की चोरी या लूट की जाती थी। उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह एवं पुनर्विवाह का प्रचलन था। सूत काटने वाली स्त्रियों को परुट्टी पेंटुकल कहते थे। आगे वैश्यावृत्ति को सम्माननीय दर्जा प्राप्त था। वैश्याओं के 2 वर्ग थे। पहला कवि गैयर, दूसरा परतियर। ठीक है, आगे देखते हैं। चारण काव्य को वाचने वाली एवं नृत्य करने वाली स्त्रियां वीर लियार कहलाती थीं। अंतर्जातीय विवाह भी प्रचलित था। 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। पहला कलाबू या माता पिता की जानकारी के बगैर किया जाता था। दूसरा कारपू या परिवार वालों द्वारा किया जाता था। 5 तीड़े संगम काल में स्त्री पुरुषों का प्रणय निवेदन था। 5 तीड़े पेरुंदी जो है वो अनुचित प्रेम था। आगे है कैकी डे जो था वो एक पक्षीय प्रणय निवेदन था। गायक व नर्तकों को पांडर, जिसे पानर भी बोल सकते हैं,
और विडेलियर कहा जाता था। पारण या विडेलियर कहा जाता था। संगम काल में विदुषी औरतों को अवैयार कहा जाता था। स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, किंतु स्त्रियों को राज सिंहासन पर आसीन होने का भी अधिकार था। मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य में हेराक्लीज की पुत्री का शासन था। ठीक है, पांड्य राज्य में हेराक्लीज की पुत्री का शासन था मेगस्थनीज के अनुसार। आगे पेरियाल, पलाईयाल एवं सेन गोट्रीट पाल आदि भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र थे। मुख्य वाद्य यंत्र जो था व्याल था। जनजातियाँ कुदीसी कहलाती थी, जिनमें तुदियान, परयान, पनान, वेलन और कदम्ब प्रमुख थी। चेट्टी नामक वाणिज्यिक समुदाय संगम काल से ही प्रचलित था। वेल्वी शब्द यज्ञ के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। आगे संगम युग में पान सुपारी का प्रचलन हुआ। कौवा को शुभ पक्षी माना जाता था, जो अतिथि आगमन विरहिणी को पति के आगमन की सूचना देता था एवं समुद्री जहाज की यात्रा में भी इसे साथ रखा जाता था। शुभ माना जाता है तो रखा ही जाता होगा। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न जातियाँ देख लेते हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ दिया है उनका व्यवसाय क्या था वो देखते हैं। पहला है उमनार, जो कि नमक था उनका व्यवसाय। दूसरा कुचावर, जिसका कुम्हार का था उनका व्यवसाय। कोल्लार जो थे वो लोहार थे, ठीक है, लोहा का व्यवसाय करते थे। चौथा थैचर जो थे वह खाती का व्यवसाय करते थे। पांचवा वन्नार जो थे वो धोबी थे, उनका व्यवसाय जो था धोबी का था। नंबर 6 उलावार जो थे वो हलवाई थे। और नंबर 7 परादावार जो थे वो मछुआरा थे। ठीक है, आगे आर्थिक स्थिति देख लेते हैं इनका। संगम काल में कृषि, पशुपालन व शिकार जीविका के मुख्य आधार थे। कावेरी नदी डेल्टा के बारे में कहा जाता था, जितनी ज़मीन पर एक हाथी लेट सकता हो उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 आदमियों का पेट भर सकती है। आगे है हमारा संगम साहित्य में धान, रागी एवं गन्ने की पैदावार का रोचक वर्णन है। निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती कार्य में संलग्न थीं, जिन्हें कडेसियर कहा जाता था। संगम साहित्य में 5 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है, जो तिलाई यानी भौगोलिक संरचना से जुड़ी हैं। आगे भूमि कर को करई कहते थे, जो 1/6 था। कड़मई या कड़मे राजा को दिया जाने वाला भाग था। संगम साहित्य में गेहूं का उल्लेख नहीं मिलता है। धान, गन्ना, रागी एवं जौ प्रमुख फसलें थीं। दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि द्वारा कृषि का विस्तार किया गया। जहाज़ों का निर्माण तथा कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग थे। उरैयूर सूती वस्तु उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। बाजार को अवनम कहते थे। क्या कहते थे बाजार को? अवनम। संगमकालीन प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं। चलिए, पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाह अधिक थे। पश्चिमी तट के मुख्य बंदरगाह नौरा, तोंडी, मुसीरी, कोडुमलम बंदर, वांजी, करोरा और नेल्सिंडा थे। पांड्य राज्य के बंदरगाह जो थे वो सालीयूर एवं कोरके, जिन्हें हम कोलची भी कहते हैं, पूर्वी तट पर तथा नेल्सिंडा पश्चिमी तट पर था। चोल राज्य के बंदरगाह जो थे सभी पूर्वी तट पर थे। पुहार जो थे वो कावेरी पत्तनम, उरैयूर था और पोंडुका था। ठीक है, पोंडुका। आगे संगम युग का महत्वपूर्ण बंदरगाह पुहार था। वस्व समुद्र, मद्रास, पालार नदी के किनारे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। टालमी ने कावेरी पत्तनम को खबेरिस नाम दिया था। तोंडी, मुसीरी तथा पुहार में यवन लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। पेरिपल्स में जहाज़ों को कोलंदिया एवं संगर कहा गया है। संगम काल में रोम के साथ व्यापार उन्नत अवस्था में था। अरिकामेड़ू यह स्थल जीजी या अरियनकुपय नदी तट पर था। अरियनकुपय नदी तट पर था। नीलकंठ शास्त्री ने इसे रोमन बस्ती कहा है। यहाँ से रोमन बस्ती एम्फोराजार मन के कारखाने, रोमन द्वीप के टुकड़े, रोमन सम्राट अगस्टस व टिबेरियस की मुहरें एवं सबसे बड़ा माल गोदाम मिला है। अरिकमेड़ू से 3 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। एरेटाइन, दूसरा एम्फोरा और चक्रांकित मृद भांड या रोलेट। ठीक है, ये 3 मिले हैं। आगे दोस्तों, पेरिपल्स ने अरिकमेड़ू को पोडुका कहा है। रोमन सम्राट नीरो के सिक्के भी अनेक तमिल क्षेत्रों से मिले हैं। अलग गुलम से भी रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। चेरो की प्राचीन राजधानी करूर, जिसे हम वाजी भी कहते थे, से भी रोमन सुराहियों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के तथा ग्रेफाइट चिन्हों वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कोडुमनल संगम काल का एक व्यापारिक केंद्र है। संगम साहित्य से यहाँ भारत
रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है। अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी से संगम काल के व्यापार या आयात निर्यात के संबंध में जानकारी मिलती है। आगे पश्चिमी देशों को काली मिर्च, मसालों, हाथी दांत, रेशम, मोती, सूती वस्त्र, मलमल का निर्यात किया जाता था। आगे है दोस्तों, रोमिला थापर ने काली मिर्च को काला सोना कहा है। आयातित वस्तुओं में सिक्के, पुखराज, छपे हुए वस्त्र, सीसा, टीन, तांबा व शराब प्रमुख थे। सर्वाधिक आयात सोना चांदी का था। यवन व्यापारी मुसीरी में जहाज़ों में सोना भर कर लाते वह यहाँ से काली मिर्च तथा समुद्र और पर्वतों से प्राप्त दुर्लभ वस्तुएं ले जाते थे। आगे पुहार एक सर्वदेशीय महानगर था। यहाँ विभिन्न देशों के नागरिक रहते थे। आगे हैं, संगम काल में दक्षिण भारत का मलय द्वीपों व चीन के साथ भी व्यापार था। यूनान के दक्षिण भारत के साथ व्यापार के कारण ग्रीक भाषा में चावल, अदरक आदि शब्द तमिल भाषा से लिए गए हैं। ठीक है। आगे नीरपेयारू भी एक समुद्री बंदरगाह था जहाँ से पश्चिम में से घोड़े आयात किए जाते थे। अरागरीटिक एक प्रकार का मलमल था जिसे निर्यात किया जाता था। आगे उरैयूर से संगोरा वृत्तों के महापाषाणीय समाधानों का संकेत साहित्यिक विवरण से प्राप्त होता है। उरैयूर या ओरथोरा चोलों की प्राचीनतम राजधानी मलमल, सूती वस्त्र व मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। आगे है, कावेरी के उत्तर में स्थित अलगरे नामक नगर महापाषाण काल का एक भव्य आवासीय एवं समाधान केंद्र था। यहाँ के भित्ति आरेख हड़प्पा व ताम्रपाषाणीय भित्ति आरेखों से मिलते जुलते हैं। आगे देखते हैं, कोरकई, जिसे हम कौलची भी कहते हैं, कोरकई पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी थी वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। कौन? कोरकई जो था वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। आगे पेरिपल्स के अनुसार मुसीरी, जिसे हम पेरियार नदी तट पर था मुसीरी में आगस्टस का मंदिर था। यहाँ पर रोमन सेना की 2 टुकड़ियाँ भी रहती थीं। पेरिपल्स ने संगम युग के 24 बंदरगाहों का उल्लेख किया है जो सिंधु मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत थे। आगे मणि, पल्लवन व मरुवर पाक्कम भी संगम युगीन बंदरगाह थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, भूमि मापन की इकाई वेली या माँ होती थी। अंबानम अनाज का माप था। नाली, उलाकू और अलाक भी छोटे माप थे। ठीक है, नाली, उलाकू और अलाक भी छोटे माप थे। मेगस्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख माबर नाम से किया है। घुमक्कड़ व्यापारियों को अयाबोल कहते थे। पड़ोसी क्षेत्र के लिए पक्कम शब्द आया है। संगम युग में मंत्रियों को अमय चार कहा जाता था। अब देखते हैं, राजस्व की शब्दावली देख लेते हैं। करई जो था वो भूमि कर था जिसका उपज का 1/6 भाग था। उल्गू या संगम जो था वो सीमा शुल्क या पथ कर था। वरियम वारी जो है वह इकाई क्षेत्र जिससे कर लिया जाए वो वरियम वारी था। इरई जो था वो सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर तथा युद्ध में लूटा हुआ माल था इरई। कड़मे या पांडु तक क्या था? कड़मे या पांडु, राजा को अदा किया जाने वाला कर जो था कड़मे या पांडु था। वारियार जो था दोस्तों वह वरियम वारी से कर वसूल करने वाला अधिकारी था वारियार। इराकू या इरवे था बलपूर्वक उपहार लेना। ठीक है, धार्मिक जीवन देख लेते हैं। संगम युग में दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का आगमन हो गया। दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना, मुरुगन जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग करिए तो मुरुगन किस देवता का नाम है। ठीक है, हालांकि मेरे तर्क के अनुसार दोस्तों मुरुगन जो है दोस्तों वो भगवान कार्तिकेय को बोला जाता है। जो शंकर भगवान के ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका नाम मुरुगन है। ठीक है, हालांकि आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हूँगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि अगर हमें गलती हो गई तो हमें उसे सुधार करने का मौका मिल सके। ठीक है, हालांकि गलती तो हो नहीं सकता है, हो क्यों नहीं सकता है। हालांकि मैंने कहीं देखा था शिव पुराण वगैरह में तो मुरुगन शब्द का प्रयोग हुआ है उनके बेटे के लिए। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग भी सर्च करिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। मुरुगन का एक अन्य नाम जो है सुब्रमण्यम भी मिलता है। बाद में सुब्रमण्यम का एकीकरण स्कंद कार्तिकेय, देखिए आ गया ना दोस्तों, स्कंद कार्तिकेय से किया जाता है या किया गया है। आगे देख लेते हैं, ये पूरा ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए, एक तरफ है दोस्तों संगम। प्रथम संगम जो है दोस्तों जिसके अध्यक्ष हैं वो अगस्त ऋषि हैं। इसके संरक्षक जो थे 89 मतलब 89 पांड्य शासक थे। और स्थल जो था इसका दोस्तों वो मदुरा जो कि अरब समुद्र में विलीन हो गया है, मदुरा वो था। द्वितीय जो था संगम दोस्तों वो तोलक्कापियर जिसके संस्थापक अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। और इसमें संरक्षक जो थे दोस्तों 59 यानी 59 पांड्य शासक थे। और इसका स्थल जो था वो कपाटपुरम जिसे हम अलवे भी कहते हैं था। तृतीय जो संगम था दोस्तों नक्कीरर उसके अध्यक्ष कर रहे थे। और इसमें 49 पांड्य शासक थे। ठीक है, इसके संरक्षक। और ये स्थल जो था दोस्तों
वो उत्तरी मदुरा था। ठीक है, आगे नोट में थोड़ा कुछ लिखा है, नीचे देख लेते हैं। हाँ, परंपराओं के अनुसार प्रथम संगम 4400 वर्ष चला, इसमें कुल 549 सदस्य थे। द्वितीय संगम 3700 वर्ष चला व तृतीय संगम जो है वो 1850 वर्ष तक चला था। तीनों संगमों का कुल काल दोस्तों 9950 यानी 9950 वर्ष माना जाता है। 9950 वर्ष माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का लाइन दोस्तों यहीं से था। ठीक है, ये हम लोगों का स्कंद कार्तिकेय ने किया था। ठीक है, धार्मिक जीवन में ही थे हम लोग। चलिए आइए। हाँ, मुरुगन का दूसरा नाम वेलन भी था। वेल या बर्छी इसका प्रमुख अस्त्र था। मुरुगन का प्रतीक दोस्तों मुर्गा था। पहाड़ी क्षेत्र के शिकारी पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे। मुरुगन की पत्नियों में एक कुरवस नामक पर्वतीय जनजाति की स्त्री थी। मरियम्मा परशुराम की माता चेचक की देवी थी। ठीक है, परशुराम की माता जो थी कौन थी? मरियम्मा थी, जो कि चेचक, ठीक है, चेचक की वो देवी थी। ठीक है, येलमा सीमा की देवी थी। येलमा जो थी वो सीमा की देवी थी। कौरलय विजय की देवी थी। ठीक है, कौरलय विजय की देवी थी। विष्णु का तमिल नाम तिरुमल है। विष्णु मंदिर को विनागर कहते हैं। किसान मरुडम इंद्रदेव की पूजा करते थे। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष पूजा होती थी। आगे मणिमेखले में कापालिक शैव सन्यासियों का वर्णन है। इसमें बौद्ध धर्म के दक्षिण में प्रसार का भी वर्णन है। शिल्पदिकारम में जैन धर्म के संस्थानों का वर्णन मिलता है। संगम साहित्य में भौगोलिक क्षेत्रों के नाम व उनके देवता। ठीक है, आइए देखते हैं। क्रमांक है 1 नंबर पे दोस्तों, प्राचीन तमिल क्षेत्र में कुरिची जो कि पहाड़ियाँ थीं। ठीक है, कुरिची, और उनके निवासी जो थे वो कुरवास थे और देवताओं के नाम जो थे वो मुरुगन थे। ठीक है, नंबर दूसरा पलाई जो कि सूखी रेतीली भूमि क्षेत्र के थे। पलाई उनके निवासी जो थे वो मोरावर थे और देवता जो थे उनके कोनाईवी या कोरावई दुर्गा थी। ठीक है, आगे नंबर 3 दोस्तों, मुलाई जंगली व चारागाह भूमि के थे मुलाई। तीसरा नंबर, जिनके दोस्तों निवासी जो थे अवार थे और इनके देवता जो थे दोस्तों वो मेयन यानी विष्णु थे। चौथा नंबर मुरुदम जो कि कृषि व उपजाऊ भूमि के थे मुरुदम, व वेलारस जो थे निवासी थे वेलारस वहाँ के, और इनके देवता जो थे दोस्तों इंद्र थे। आगे 5वां नंबर नैडल जो कि समुद्र तटीय मैदान के थे। नैडल जिनका निवासी थे जो वो मिनिवार थे और उनके जो देवता थे दोस्तों वो वरुण थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है ये आपका संगम काल दोस्तों समाप्त होता है। और इसके पश्चात दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 लाएंगे जो कि गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्ता एम्पायर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन है और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना दोस्तों कोई नहीं भूलेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए गुड डे।